नमस्ते बच्चों। मैं रमावती यादव सोफिया कॉलेज मुंबई की प्राध्यापिका अपने इस वीडियो कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, ईश्वर, प्रकृति और समय, इनमें से किसी पर भी हमारा वश नहीं चलता है। यही कारण है कि इनके सामने हम सभी लोग विवश हैं। सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना हमारे वश में है। आज इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी से सारी दुनिया जूझ रही है, परंतु कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हम सब मजबूर हैं, क्योंकि हमारे वश में कुछ भी नहीं है, और जो है वह हम पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से अपना अपना रोल अदा करते हुए उसे निभा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपकी 11वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक की तरफ मैं आप सभी विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। आइए आपको अपनी 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक से परिचय करवा दूँ, जिसे आप इस साल पढ़ने वाले हैं। आप अपने स्क्रीन पर पाठ्य पुस्तक के कवर पेज को देख रहे हैं, जहाँ पर भिन्न भिन्न चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, इन चित्रों के माध्यम से इस पुस्तक को थोड़ा बहुत तो समझ रहे होंगे। चलिए, इस पुस्तक के अंदर आपके लिए जो ज्ञान के भंडार का खजाना छुपा है, उसे देख लेते हैं। आपको अपने स्क्रीन पर हिंदी युवक भारती 11वीं कक्षा लिखा हुआ के साथ कुछ चित्र दिखाई दे रहा है। शासन निर्णय क्रमांक और महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति व अभ्यास संशोधन मंडल पुणे लिखा हुआ है। QR कोड भी दिया हुआ है, जहां पर अध्ययन अध्यापन के लिए दृक और श्रव्य सामग्री भी उपलब्ध हो सकती है। हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो हमारे सामने प्रथमावृत्ति के साथ हिंदी भाषा समिति, हिंदी भाषा अभ्यास गट, प्रकाशक, प्रमुख समन्वयक, संयोजन, मुख पृष्ठ, चित्रांकन, निर्मिति और अक्षरांकन, कागज मुद्रण देश तथा मुद्रक दिखाई देगा। बच्चों, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि ये सब बताने की क्या ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से इन सब की जानकारी आपको भी होनी चाहिए कि एक विषय का पाठ्य पुस्तक को बनाना इतना आसान नहीं होता है जितना आप समझते हैं। इसके पीछे कितने लोग काम करते हैं, दिन रात वो आपके स्तर यानी उम्र, क्षमता और परिस्थितियों का ध्यान रखते हैं। तो आपका जानना जरूरी है। यदि नहीं जानेंगे तो समझेंगे कैसे कि आपको आगे बढ़ाने में किसका किसका हाथ है। दृश्य अथवा अदृश्य रूप से देश के सभी लोग चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी अधिक से अधिक संख्या में अपने आप को सुदृढ़ बनाए और अपनी मेहनत लगन के साथ देश को भी ऊंचाई के शिखर पर ले जाए। ये तभी संभव है जब आप शिक्षित ही नहीं, सुशिक्षित होंगे, क्योंकि आप हमारे देश की धरोहर हैं, अर्थात आप हमारी भावी पीढ़ी हैं। किसी भी वस्तु को अपनाने से पहले हम उसे जान लेना चाहते हैं। उसे जानने से हम ये तय कर पाते हैं कि इसको आत्मसात करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कबीर दास जी कहते हैं, सार सार को गही करे, थोथा दे उड़ाए। तो बच्चों, हमें भी अपने इस समुद्र जैसे गहरे जीवन में से कुछ अच्छी चीज़ों को अपना लेना है और एक्स्ट्रा यानी जो हमारे काम की नहीं है उसे हटा देना है, यानी एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक की तरफ चलते हैं, जहाँ पर भारत का संविधान लिखा हुआ है। आप इसे भली भांति जानते हैं और समझते हैं। इसके बाद राष्ट्रगीत है, फिर प्रतिज्ञा है, जिसे देश का हर एक नागरिक जानता है, समझता है और अमल करते हुए उसका पालन करता है। इसे तो मरते दम तक हर एक नागरिक को
याद रखना चाहिए। अब हम अपने अगले पृष्ठ पर चलेंगे, जहां विद्यार्थियों के लिए कुछ बातें बताई गई हैं, जिसमें लिखा गया है कि जीवन की चुनौतियों को स्वीकारने की शक्ति देने की प्रेरणा साहित्य में छिपी होती है। आपकी विचार शक्ति, कल्पना शक्ति तथा सृजनात्मकता का विकास हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की कृतियों का समावेश पाठ्यपुस्तक में किया गया है। अब हम थोड़ा भाषा विषयक क्षमता को भी जान लेते हैं। यहाँ पर ये उम्मीद की जाती है कि 11वीं कक्षा के अंत तक आप यानी विद्यार्थियों में भाषा संबंधी निम्नलिखित क्षमताओं का विकास हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे जरा विस्तार से हम समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है श्रवण। गद्य पद्य की रसानुभूति एवं भाषा सौंदर्य को सुनना, समझना तथा सुनाना ये आपकी क्षमता होगी। जनसंचार माध्यमों से प्राप्त सामग्री का आकलन करते हुए सुनना तथा विश्लेषण करना, प्रवासी साहित्य को सुनना तथा सुनाना। ठीक है बच्चों, अब हम भाषण और संभाषण की बात को देख लेते हैं। विभिन्न विषयों के परिसंवादों में सहभागी होकर विचार प्रकट करना होता है। विभिन्न विषयों को समझकर रेडियो जॉकी के रूप में उन्हें प्रस्तुत करना पड़ता है। प्रसंगानुरूप विविध विषयों के लिए समाचार तैयार करके प्रस्तुत करना, जिससे विद्यार्थी इस क्षमता में कुशल हो सके। अब वाचन की तरफ भी चलते हैं। विभिन्न साहित्यिक विधाओं का वाचन करना, पढ़ना यानी रीडिंग करना, पाठों से संबंधित संदर्भ ग्रंथों के वाचन के लिए प्रेरित करना, ई साहित्य यानी ब्लॉग आदि का नियमित रूप से वाचन करना, ताकि उनके विचारों में वृद्धि हो सके, उनके यानी आपके विद्यार्थियों के विचारों में वृद्धि हो सके। लेखन कार्य को भी देख लेते हैं। रेडियो जॉकी के रूप में प्रस्तुति के लिए लेखन करना, रोजगार की संभावनाओं की दृष्टि से विज्ञापन, संवाद आदि का लेखन करना, संहिता आदि लेखन कौशल विकसित करना। बच्चों, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने इन सब विषयों को पढ़ लिया है, समझ लिया है, परंतु आप और आगे चलकर इन सब विषयों को और भी अच्छी तरह से समझेंगे और उसमें अपने ज्ञान को या ज्ञान के भंडार को बहुत बढ़ाएंगे। ठीक है, अब भाषा अध्ययन की बात कर लेते हैं, यानी व्याकरण, जिसे आप स्कूल में पढ़ चुके हैं। रस, वात्सल्य, वीर, करुण, हास्य, भयानक रस को यहाँ पर पढ़ेंगे। अलंकार में शब्द अलंकार को 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे और वाक्य शुद्धिकरण के साथ काल परिवर्तन मुहावरे भी आ जाते हैं। अब हम शब्द संपदा को भी देख लेते हैं, जिसमें लिंग, वचन, विलोमार्थी, पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत और तद्धित आदि का समावेश किया गया है। तो बच्चों, आपने ये देख लिया कि कोई घबराने की बात नहीं है। जो आप पढ़ चुके हैं उसी को पॉलिश किया जाएगा और थोड़ा और आपको आगे की बात बताई जाएगी। अध्ययन कौशल को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अंतरजाल यानी इंटरनेट, QR कोड, विभिन्न चैनल्स से प्राप्त जानकारी का उपयोग करना, पारिभाषिक शब्दावली, बैंक, वाणिज्य, विधि तथा विज्ञान से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली को जानना, समझना तथा प्रयोग करना, समाचार लेखन के सोपानों को समझना तथा समाचार लेखन के नमूने तैयार करना। तो इन सारी क्षमताओं का विकास 11वीं कक्षा के अंत तक आपके अंदर हो जाना चाहिए या हो जाएगा। तो अब हम अपने अगले पृष्ठ को भी देख लेंगे, जहां शिक्षकों के लिए भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे वे सभी विद्यार्थियों में इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ज्ञान का विकास और मार्गदर्शन करा सकें और नैतिक मूल्यों, जीवन कौशलों, केंद्रीय तत्वों, संवैधानिक मूल्यों के विकास के अवसर विद्यार्थियों को
अवश्य प्रदान कर सकें। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक की अनुक्रमणिका की तरफ चलते हैं, जहाँ पर लघु कथा, गीत, काव्य, गजल, कहानी, निबंध आदि विधाओं को पढ़कर विद्यार्थी अपने विचारों को पल्लवित कर सकता है। इसके साथ ही विशेष अध्ययन के लिए नुक्कड़ नाटक विधा को भी रखा गया है, जिसमें आज की यानी वर्तमान परिस्थितियों को उजागर किया गया है। बच्चों, यह एक ऐसी धारदार विधा है जो राजनीति, समाज और साहित्य में संतुलन बनाए रखती है। सामान्य व्यक्ति की समस्याओं को जनसाधारण की भाषा में सहजता और सरलता के साथ लोगों तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है बच्चों, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम व्यवहारिक हिंदी से परिचित होंगे, जिसे पढ़कर विद्यार्थी आज की इस आधुनिक दुनिया में हिंदी को पढ़ते हुए अपने आप को स्टेबल करने के लिए भाषण, लेख, साक्षात्कार और आलेख जैसे विषयों से परिचित होते हुए अपनी आजीविका के चुनाव में अग्रसर हो सकता है। उसके बाद परिशिष्ट है, जिसमें कविताओं के भावार्थ, रसास्वादन, संहिता, पारिभाषिक शब्दावली, साहित्यकारों के मूल नाम और उनके विशेष नाम तथा मुद्रित शोधन चिन्ह दर्शक तालिका को पढ़कर समझकर विद्यार्थी अपने आप को सक्षम और सुदृढ़ बना सके। अब हम अपने पहले पाठ यानी काव्य की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है प्रेरणा। इसके कवि हैं त्रिपुरारी जी। इसकी विधा एक नए काव्य, नए प्रकार के रूप में है। 3 पंक्तियों का मुक्तक छंद है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। यानी इन त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है। साथ ही कवि जीवन के सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है, इस बात को भी बताते हैं। पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ लघु कथाएं, जिसकी लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी हैं। इसमें 2 छोटी छोटी कहानियां हैं, उषा की दीपावली और मुस्कुराती चोट। पहली कहानी यानी उषा की दीपावली एक तरफ अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जगाती है, तो दूसरी कहानी आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह कहानी बाल मजदूरी जैसी समस्या की तरफ इशारा करती है, अतः यह आशावाद को बढ़ाती है। सकारात्मकता और संवेदनशील लघु कथाएं हैं। हम अपने तीसरे पाठ 15 अगस्त, जिसके कवि गिरजा कुमार माथुर जी हैं, इस गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता के बाद विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास पूरे देश में चारों ओर छलक रहा है। इसी उल्लास के साथ साथ कवि पूरे देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने के लिए कहते हैं। इसमें कवि ने कहा है कि समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आंच न आने पाए, क्योंकि दुखों के बादल अभी पूरी तरह से हटे नहीं हैं। जब शोषित, पीड़ित और मृत प्राय समाज का पुनरुत्थान होगा, तभी सही मायने में भारत आजाद कहलाएगा। तो बच्चों, जहाँ पर हम देश के प्रति सतर्कता बरतने की बात करते हैं, वहीं कुछ अंदरूनी चीजें हमें तरह तरह का लालच देकर हमारे ध्यान को दूसरी तरफ आकर्षित करती हैं। ऐसा ही एक व्यंग्य वाला पाठ हमारे सामने है, जिसका नाम है मेरा भला करने वालों से बचाएं। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र सहगल जी। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से व्यंग्यकार बताना चाहते हैं कि झूठ को सच बताने में जो ताकत लगती है, उसका छोटा सा हिस्सा भी सच को सच साबित करने में नहीं लगता है। परंतु दुख की बात यह है
कि झूठ को ही सच कहना आधुनिक काल का फैशन या नजरिया बन गया है। आज एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु फ्री में है, इस लालच में फंसे व्यक्तियों की परेशानियां बताते हुए मुफ्त के चक्कर में अपना भला करने वाले हमारे आसपास कई लोग दिखाई देते हैं। उनसे मुझे बचना है कहकर इस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। एक तरफ तो हम आधुनिकता की चादर में लिपटे हैं और अपना ध्यान यहाँ वहाँ भटका रहे हैं, तो दूसरी तरफ मध्ययुगीन काव्य के भक्ति महिमा संत दादू दयाल और बाल लीला सूरदास के काव्यों के माध्यम से हमें भक्ति की तरफ लौटने की भी प्रेरणा मिलती है, जिससे हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और अपने मन को भटकने न दें। तो बच्चों, संत दादू दयाल जी की साखियों में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है, जिसकी महिमा अपरंपार है। वे कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हमारे मन में वास करते हैं, सिर्फ पहचानने की जरूरत है। उसके नाम स्मरण करने से पत्थर भी पिघल जाता है। प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले और समझने वाले ज्ञानी होते हैं। वही मनुष्य के अहंकारों को मारता है। वह अहंकार का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है, वही भवसागर को पार कर सकता है। अतः सबको समान रूप से देखना चाहिए। तो दूसरी तरफ सूरदास जी अपने काव्य बाल लीला में श्री कृष्ण के बाल हठ एवं अशोदा की ममतामयी छवि को प्रस्तुत करते हैं। पहले पद में अपने पुत्र यानी कृष्ण की इच्छा को पूरी करने के लिए व्याकुल यशोदा माँ चांद को पाने के कृष्ण के हठ को पूरा करने के लिए चांद की छवि को दिखलाकर बहला लेती है। तो दूसरे पद में कृष्ण को उनकी पसंद के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों को खाने के लिए दुलार रही है, उनको मना रही है। अतः ममतामयी भाव को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। बच्चों, भक्ति की गोद से निकलने के बाद यथार्थ के धरातल पर पैर रखते हैं, जहाँ पर हमारे समाज की बुराइयों और कुरीतियों में इंसान पिसता चला जा रहा है। अपने अगले पाठ का नाम है कलम का सिपाही। यह रेडियो रूपक उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी पर आधारित है। बच्चों, हम जानते हैं कि किसान और मजदूर वर्ग के मसीहा प्रेमचंद जी की रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। साहित्य के माध्यम से प्रेमचंद जी ने जीवन के मूल्य तत्वों और सामंजस्य पूर्ण दृष्टि से प्रस्तुत किया है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समाज को विकास की दिशा प्रदान करना ही उनकी साहित्य रचनाओं का मुख्य उद्देश्य था। लेखक ने यहाँ पर साहित्यकार प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो हमारे सामने पाठ 7 है, जिसका नाम स्वागत। इस काव्य के कवि हैं श्याम दानेश्वर जी। बच्चों, इस काव्य में प्रवासी भारतीयों को अपने बीते हुए दुखों की स्मृतियों को भुलाकर मॉरिशस आने के लिए कवि प्रेरित कर रहे हैं। मॉरिशस की भूमिका नैहर के समान बताते हैं, जहां बिछड़े हुए परिजनों से मिलाप हो पाएगा। लघु भारत के आंगन में कवि सबका स्वागत करते हैं और गिरमिटियों के जीवन में आए सकारात्मक पहलुओं को उजागर करते हैं। इस काव्य में कवि ने गिरमिटियों की पीढ़ियों के मन में स्थित भारतीयों की संवेदनाओं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभाओं के दर्शन भी कराए हैं। हमारी पाठ्यपुस्तक के 8वें पाठ तत्सत, जिसका अर्थ है वही सत्य है, इसके लेखक जैनेन्द्र जी हैं। बच्चों, यह कहानी हमारे पर्यावरण की समस्याओं को हमारे सामने उजागर करती है। यह कहानी प्रतीकात्मक कहानी है। सृष्टि के निर्माता प्रतीक वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पति भी
विशेष हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि, शक्ति तथा ज्ञान के अहंकार में चूर है और अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा है। इस कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति ने पेड़, पौधे, पशु, पक्षी और इंसान को बनाया है और उनका जीवन अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। सभी का जीवन अर्थपूर्ण है और अंत में सभी को उस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। यही सृष्टि का अंतिम सत्य है। यह संदेश इस पाठ के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हम अपने 9वें पाठ यानी गजलें काव्य को देखेंगे, जिसके कवि या गजलकार डॉक्टर राहत इंदौरी जी हैं। इसमें कवि ने दोस्ती और उसके अर्थ को दर्शाया है, तो साथ ही वर्तमान स्थिति का चित्रण भी किया है। कवि कहते हैं कि लोग जो होते हैं वैसा दिखाते नहीं हैं और जैसा दिखाते हैं वे वैसे होते नहीं हैं। मनुष्य के इसी दोहरी बात पर गजलकार व्यंग्य करते हैं। साथ ही इनकी गजलें नया हौसला, नया उत्साह दिलाने वाली हैं, सकारात्मक तथा संवेदनशीलता को जगाने वाली हैं, जिसमें जिंदगी के अलग अलग रंगों को खूबसूरती से बताया गया है। तो बच्चों, आज हम सभी के जीवन में महत्वाकांक्षा के साथ साथ लोभ, लालच इतना बढ़ गया है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा लिखा गया निबंध महत्वाकांक्षा और लोभ में इन सब बातों का जिक्र किया गया है। इस वैचारिक निबंध में हमारी अति महत्वाकांक्षा के साथ असंतोष, अति लालसा, स्वयं को सर्वशक्तिमान बना लेने की अभिलाषा के दुष्परिणामों की तरफ इशारा किया गया है। जो हमें मिला है उसके प्रति हम उदासीन बने हुए हैं और जो हमारे पास नहीं है उसको पाने की लालसा ही मानव को लोभ लालच के जाल में फंसाती चली जा रही है। यही सब बातें इस निबंध में बताया गया है। बच्चों, आगे पाठ 11 भारती का सपूत रांगेय राघव जी द्वारा लिखित जीवनी परक उपन्यास से इस अंश को लिया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन वृत्त को आधार बनाकर कल्पित प्रसंगों की सहायता से औपन्यासिक स्वरूप दिया जाता है। इस पाठ में गद्य के जनक भारतेंदु जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को रोचक ढंग से परिचय कराया गया है। बचपन से ही साहित्य एवं शिक्षा के प्रति रुझान ने भारतेंदु जी को हिंदी साहित्य द्वारा जगाई अलख को उपन्यासकार ने अपनी लेखनी से और भी प्रज्वलित किया है। बच्चों, हमारे जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, हमें उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। यही बात कवि गजानन माधव मुक्ति बोध जी अपनी कविता सहर्ष स्वीकार है में कहते हैं। उनका मानना है कि दुख, संघर्ष, गरीबी, अभाव, तकलीफ आदि सभी को स्वीकार करने से ही व्यक्ति परिपक्वता को प्राप्त करता है। प्रकृति को जो कुछ भी प्यारा है उसने हमें सौंप दिया है, इसलिए जो कुछ भी मिला है या मिलने की संभावना है उसे सहज अपनाना चाहिए। बच्चों, हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि आपके लिए विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक को रखा गया है। इस पाठ में 2 नुक्कड़ नाटक को रखा गया है। एक तो मौसम है, जिसमें मानव जीवन से जुड़ी भिन्न भिन्न समस्याओं को उजागर किया गया है। पानी की समस्या, प्रकृति से छेड़छाड़, नियत समय पर बारिश का न होना, जल संचय न हो पाना, जहाँ संचय है वह विभिन्न उद्योगों के कारण जल का प्रदूषित हो जाना, प्लास्टिक के उपयोग के कारण जल के बहाव में रुकावट आना। बच्चों, लेखक प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इन समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं। दूसरे नुक्कड़ नाटक अनमोल जिंदगी
अरविंद गौड़ जी द्वारा लिखित इस नुक्कड़ नाटक में लेखक ने रक्तदान के संदर्भ में हमारी गलत धारणाओं को बताते हैं। हजारों लाखों लोगों की समय पर खून न मिलने के कारण मृत्यु हो रही है। ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद रह जाते हैं रोते बिलखते माँ बाप, अनाथ बच्चे और उनके घर के अन्य सदस्य। इस सामाजिक समस्या से उबरने के लिए लेखक ने रक्तदान के महत्व को समझाया है। लेखक कहते हैं, नियमित रक्तदान करने से रक्त की मांग के अनुसार रक्त उपलब्ध होगा और हमारी धमनियों में भी शुद्ध रक्त प्रवाहित हो सकेगा। अतः हमें रक्तदान करना चाहिए। बच्चों, मैं, आप अथवा सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि शिक्षा केवल आजीविका को पाने के लिए की जा रही है। हम पहले से तय कर लेते हैं कि हमें किस क्षेत्र में जाना है और उसके हिसाब से अपने विषयों पर ध्यान देते हैं। आज हम इस राष्ट्रभाषा हिंदी को नकारते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग में ये बात घर कर गई है कि जब हिंदी पढ़कर कोई नौकरी ही नहीं मिलेगी तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान क्यों दें। तो बच्चों, ये बड़े ही दुख की बात है। हम उस हिंदी को नकार रहे हैं जिसकी ध्वनि हमारे कानों में मिश्री घोलती सी प्रतीत होती है। उसको बोलने से वाणी में शीतलता आ जाती है। बच्चों, जिस आजीविका को लेकर आपके अभिभावक हमेशा चिंतित रहते हैं, वहीं पर महाराष्ट्र पाठ्य पुस्तक निर्मिति व अभ्यास क्रम संशोधन मंडल पुणे ने आपकी चिंताओं का समाधान किया है और आपके लिए व्यवहारिक विभाग के अंतर्गत कुछ ऐसे पाठ को रखा है जिसे पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप हिंदी विषय को पढ़कर भी अपनी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसे जरा विस्तार में देख लेते हैं। हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं लेखक दामोदर खड़से जी द्वारा लिखित इस पाठ में भाषण का संकलित अंश दिया गया है, जहां पर हिंदी के माध्यम से रोजगार की बढ़ती संभावनाओं से संबंधित विचार प्रस्तुत करना लेखक के भाषण का मूल उद्देश्य है। लेखक के अनुसार आज कई क्षेत्रों में हिंदी के आधार पर रोजगार के अवसर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जरूरत है चयन करने की। देश विदेश में भी हिंदी भाषा के बढ़ते महत्व को इस पाठ के वक्ता ने सहज, स्वाभाविक तथा जानकारी परक ढंग से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया है। आज के वैश्वीकरण के युग में जनसंपर्क माध्यमों में समाचार एक क्रांति, एक मिशन बनकर हमारे सामने आया है। समाचार पाठ्य माध्यम है, रेडियो श्राव्य माध्यम है, तो दूरदर्शन दृक श्राव्य माध्यम है। इस कार्य में सहज, प्रवाहमयी, प्रभावी एवं गरिमामयी भाषा की आवश्यकता होती है। यह एक गंभीर एवं उत्तरदायित्व पूर्ण काम है। लेखन से लेकर प्रसारण तक अनेक छोटे बड़े अधिकारी तथा कर्मचारियों के तालमेल से यह काम पूरा किया जाता है। अतः हमारे पाठ समाचार जन से जनहित तक में लेखक डॉक्टर अमरनाथ अमर जी ने समाचार की आवश्यकता, महत्ता और भविष्य की विविध संभावनाओं को बताया है। अब चलते हैं आपके मनपसंद प्रोग्राम पर, जिसका नाम है रेडियो जॉकी। घबराइए मत, यह प्रोग्राम नहीं है, यह तो एक पाठ है जिसके लेखक अनुराग पांडे जी हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें पाठ पढ़ना पड़ेगा, परंतु अभी नहीं। इस पाठ में साक्षात्कार के माध्यम से रेडियो जॉकी के क्षेत्र में विपुल अवसरों की जानकारी दी गई है। रेडियो जॉकी को करियर के रूप में चुनने के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख करते हुए साक्षात्कार दाता ने सामाजिक जागरूकता जगाने में आरजे की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला है। अपने अभिव्यक्ति करने तथा रोजगार के रूप में भी रेडियो जॉकी उपयोगी तथा प्रभावी लगता है। तो बच्चों,
अब हम चलते हैं अपने ज्वलंत विषय पर, जिसके बिना आज की तारीख में हमारी दिनचर्या, नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई, काम धंधे चल ही नहीं पाएंगे। हमारी दुनिया एक छोटे से संसाधनों में धंसती चली जा रही है। आज हम अंतर्जाल यानी इंटरनेट के चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं, जैसे अभिमन्यु। बच्चों, कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो सच में आज इस कोरोना नामक बीमारी में हमें इस आवश्यकता वाली वस्तु को अपनाना सीखना और इस्तेमाल करना सीखना पड़ रहा है, और सही भी है। इस बात को हमने साबित कर दिया है कि कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों न हो, हम उसमें से उबरने का मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। तो बच्चों, कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं है, और हमने यह प्रूव कर दिया है। ठीक है, हमने भी इस कठिन लगने वाले ई अध्ययन पर विजय प्राप्त कर ली है, और घर बैठे ही अपना अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक पाठ आपके लिए अपनी पाठ्य पुस्तक के 17वें पाठ ई अध्ययन नई दृष्टि, जो कि यह एक आलेख विधा और यह संकलन से लिया गया है। तो बच्चों, रोजगार के लिए, आजीविका के लिए इस वैश्वीकरण की दुनिया में आज इसका महत्व इतना बढ़ गया है कि इसमें थोड़ी मेहनत और समझदारी दिखाएंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपकी हिंदी भाषा पर पकड़ मजबूत है, शब्द भंडार आपके पास अपार हैं, तो आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। वर्तमान समय में ज्ञान और सूचना एक नई शक्ति के रूप में उभर कर आई है। सूचना का प्रसारण ज्ञान की प्राप्ति तथा रोजगार के कार्य संपन्नता के मापदंड बदल गए हैं। मनुष्य अब जहां भी है वहीं से ई संसाधनों के माध्यम से कार्य कर रहा है। तो इससे शिक्षा का क्षेत्र भी अछूता कैसे रह सकता है। आज की वर्तमान परिस्थिति में शिक्षक और विद्यार्थी भी अध्ययन अध्यापन के लिए ई संसाधनों का व्यापक प्रभावी ढंग से प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं चल सकता है। तो इस पाठ में इन जानकारियों के साथ आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के कुछ उपाय भी बताए गए हैं। बच्चों, हम अपनी पुस्तक में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए कुछ मुहावरों, कविताओं के भावार्थ के साथ साथ रसास्वादन के कुछ मुद्दों, रेडियो जॉकी, पारिभाषिक शब्दावली, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार, हिंदी साहित्यकारों के मूल नाम और उनके विशेष नाम के साथ ही मुद्रित शोधन को भी बताया गया है, जिसका उपयोग आप अपने पूरे जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक युवक भारती की रूपरेखा को समझ गए होंगे और इससे भली भांति परिचित भी। तो चलिए, हम अपनी अगली कक्षा में अपने किसी पाठ या कविता या फिर और किसी विधा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बिना जरूरत के बाहर मत निकलिए। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।